नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टाक लाफुली में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस, जिसका नया सेक्शन अब नए कानून के अनुसार 144 बीएनएसएस हो गया है। इसके अंतर्गत यदि आपकी पत्नी आपके ऊपर कोई केस दर्ज कराती है और आपको ये भी पता होता है कि इसके अंदर जो फैक्ट्स लिखे गए हैं वे झूठे और मनगढ़ंत हैं, तो अब ऐसे में इस केस को आपको कैसे डील करना है और आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। मैक्सिमम लोगों को इसके स्टेप्स ही पता नहीं होते, जिसकी वजह से वे लोग अपने केस को खराब कर लेते हैं, या तो कोई ऐसे स्टेप लेते हैं जो अव्यवहारिक होते हैं और या फिर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं और दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो इसमें स्टेप्स के साथ साथ हमें यह भी समझना जरूरी है कि सामने वाले की मानसिकता क्या रहती है और उसके बाद ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना है। अगर आपका ऐसा कोई भी केस चल रहा है करेंटली, या फिर ऐसा कोई भी केस आपके ऊपर होने वाला है, या आपको जस्ट अभी नोटिस आया है, तो लोग क्या करते हैं, केस को लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़ने से पहले समझना जरूरी है, और जो चीज आप लड़ने जा रहे हैं उसके लिए एक रणनीति बनानी जरूरी है कि हम इस तरह से इसको लड़ेंगे, इस तरह से हम एक के बाद दूसरा स्टेप लेंगे। हमें यहाँ पर समझना होगा कि हमारे पहले स्टेप का रिजल्ट अगर ये आएगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, और अगर ये आएगा तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा। बट ऐसा कोई भी विश्लेषण हम लोग इस तरह के मुकदमे को लेकर नहीं लेते हैं और केस लड़ना शुरू कर देते हैं। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस की पिटीशन आपको मिली है, जिसके अंदर लड़की ने तमाम प्रकार की कहानियां बताई हैं और लास्ट में बोला है, ये प्रार्थना की है कि मुझे जो है मेंटेनेंस का इतना पैसा चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसने जो आपकी सैलरी होती है वो 4 गुना करके बताई होती है नॉर्मल मामलों में, और अपना जो मेंटेनेंस भी होता है वो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मांगा गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने बताया कि मेरा पति 80,000 रुपए महीना कमाता है और मुझे 40,000 रुपए महीना पति से दिलाया जाए। अब आपकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपए महीना है और वो मांग रही है 40,000 रुपए महीना। अब ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हम कहाँ से उसको मेंटेनेंस देंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है कि उसने अपनी सैलरी क्या लिख दी दावे के अंदर, क्या मांग ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज जो मेंटेनेंस तय होगा वे जो आप अपनी सैलरी स्लिप या इनकम कोर्ट के समक्ष रखेंगे या बताएंगे वर्बली या फिर रिटन में देंगे, और उसका प्रूफ उसके आधार पर तय होगा। यदि आपकी इनकम 50,000 रुपए है तो मेंटेनेंस 50,000 रुपए को आधार मानकर ही कोर्ट तय करेगी, चाहे उसने कुछ भी मांगा हो। ये भी हो सकता है आपका मेंटेनेंस कोर्ट थोड़ा कम कर दे या ज्यादा भी बांध दे। बट मेन बात यह है कि इस केस को लड़ना कैसे है, क्या रणनीति अपनानी है। क्या हमें शुरू में ही एकदम से अपना रिप्लाई फाइल करके फाइट करना शुरू कर देना चाहिए? सबसे पहले आपको कंडीशन देखनी है कि आपके केस में कंडीशन क्या है। अगर आपके केस में ऐसी कंडीशंस है कि आपकी पत्नी जॉब में है और उसका कोई प्रूफ चाहे छोटा हो या बड़ा हो आपके पास है, या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपकी पत्नी एडल्ट्री में है और उसका कोई प्रूफ छोटा या बड़ा आपके पास है, या वाइफ ने केस फाइल करते समय अपना कोई रजनेश नेहा का एफिडेविट दिया है और उसके अंदर उसने कुछ ऐसे झूठ बोल दिए हैं जिसके प्रूफ आपके पास हैं, तो अब यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है दोस्तों। इसको ध्यान से समझना है। कई बार आप कहते हैं कि लड़की ने झूठ बोला है, हमारी पत्नी ने झूठ बोला है, सर क्या उसका हम कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम उसके 340 सीआरपीसी जो 379 बीएनएसएस अब हो गया है उसकी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि उसने मेरी इनकम के बारे में झूठ बोला है, मेरी सैलरी 50,000 रुपए की जगह 80,000 रुपए बता दी है, तो दोस्तों इसके बेसिस पर 340 सीआरपीसी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की इनकम कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर महिला ने अपने बारे में कुछ झूठ बोला है जिसका उसे नॉलेज है और वो उसको गलत बता रही है, तो 340 अट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो कहती है कि मेरी कोई जॉब नहीं है, मैं घरेलू महिला हूं, लेकिन वो एक्चुअल में वर्किंग लेडी है और उसकी सैलरी स्लिप आपके पास है, तो 340 अट्रैक्ट होगा। अगर वो कहती है कि मैं इंटरमीडिएट तक पढ़ी लिखी हूं, लेकिन आपके पास उसकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, तो 340 यहां पर भी अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह की चीजों पे 340 सीआरपीसी या 379 बीएनएसएस अट्रैक्ट होता है। अब सबसे पहले जब उसका दावा कोर्ट में आया और उस पर आपने सम्मन रिसीव किया और आप कोर्ट में अपीयर होते हैं, तो पहली डेट तो आप वैसे ही मिस कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। मिस इन द सेंस, आपके जो एडवोकेट होंगे, जो आपके वकील साहब होंगे, वो साथ में जाएंगे और वो कह सकते हैं कि हमें दावे की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।
हमारे पास दावे की कॉपी नहीं है ताकि हम जवाब दे सकें। तो उस आधार पर आपको पहली डेट स्किप हो सकती है और दूसरी डेट आपको आगे मिल जाएगी, उस पर आपसे आपका रिप्लाई मांगा जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें रिप्लाई सबमिट करना चाहिए इस स्टेज पर। तो देखिए, कुछ लीगल टाइम होता है 90 डेज का, और आपके पास उतना तो आप वैसे भी ड्रैग आउट कर सकते हैं, और कई बार थोड़ी और अपॉर्चुनिटी आपको कोर्ट में एडजॉर्नमेंट लगा के भी मिल सकती है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको अगली डेट पर ही रिप्लाई दाखिल करना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप किसी चीज का वेट कर रहे हो तो आप 1 या 2 डेट स्किप कर सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं। फिर कोर्ट आपको कहेगा कि आप रिप्लाई दे रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज हम आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म कर रहे हैं और केस को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा लेट नहीं करना है। 1 या 2 डेट तो ठीक है, आप मिस कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। अब आप अपना रिप्लाई फाइल करते हो। अब क्वेश्चन आता है, क्या इस रिप्लाई के साथ हमें अपने असेट्स और लायबिलिटी का एफिडेविट भी देना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको फाइल पर सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपकी पत्नी का असेट्स और लायबिलिटी का या रजनीश नेहा का एफिडेविट आ गया है या नहीं आ गया है। तो ये देखो, सबसे पहले तो उसमें कोई गलतियां तो नहीं है। उसमें अगर उसने कुछ हाइड किया है, कुछ झूठ बोला है, तो सबसे पहले आपको धारा 379 बीएनएसएस के प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा, उन गलतियों को उसके अंदर मेंशन करते हुए। अब पहले ये डिसाइड होगी, फिर उसके बाद आपको कहना पड़ेगा कि महिला ने क्या शपथ पत्र में झूठ बोला है, उसकी एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए, उसके बाद आप अपना जो जवाब है वो दाखिल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या उसने अपना कंप्लीट एफिडेविट दे दिया है। अगर कंप्लीट एफिडेविट नहीं दिया है तो कोर्ट से आपको कहना है कि वो अपना कंप्लीट एफिडेविट दाखिल करे। तो कहने का मतलब यह है कि पत्नी के एफिडेविट आने के बाद ही आपको अपना एफिडेविट फाइल करना है, और अगर उसका एफिडेविट अपूर्ण है तो सबसे पहले पूर्ण कराने के लिए कोर्ट से कहना है। तो इसके डिसाइड होने के बाद आपको अपना एफिडेविट देना है, फिर उसके बाद फाइल अगली स्टेज पर आएगी। अब बात आती है कि अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में है, तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसके अंदर यह कहा गया था कि अंतरिम या फाइनल भरण पोषण डिसाइड होने से पहले पत्नी की एडल्ट्री को कोर्ट को तय करना होगा। तो यहां पर आप दोस्तों ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आप एक 144(4) बीएनएसएस का एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हो अपने रिप्लाई के साथ साथ, और उसमें उसके एडल्ट्री के बारे में सब कुछ लिख सकते हो, जो आपके पास प्रूफ है वो अटैच कर सकते हो, और साथ में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी एनेक्सर कर सकते हो, और कोर्ट को कह सकते हो कि जनाब इस जजमेंट के अकॉर्डिंग पहले मेरी 144(4) बीएनएसएस की एप्लीकेशन तय होगी, यानी पहले इसकी एडल्ट्री आपको तय करनी है, उसके बाद जो है फाइल आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें, अब कई सारे लोग ऐसी कमेंट करते हैं कि कोर्ट हमारी सुनती नहीं है, जबकि रियलिटी क्या होती है कि 90% केसेस में ये होता है कि आप कोर्ट को कहते ही नहीं है या फिर आप आर्ग्यू ही नहीं करते हैं। कोर्ट सियो मोटो तो कुछ नहीं करती। कोर्ट के अंदर अगर आप सोचें कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि किस किस तरह से कोर्ट्स काम करती है, तो आपको कोर्ट को समझना पड़ेगा। कई बार हम उस हद तक जाकर कोर्ट को आर्ग्यू नहीं करते तो चीजें हो नहीं पाती। कोर्ट कहती है कि भाई जवाब आ गया है, अब फाइल एविडेंस में जाएगी, क्योंकि वो लड़की हो सकता है एडल्ट्री में रह रही हो। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट यूज करते हुए धारा 144(4) को पहले डिसाइड कराइए। इसके अलावा दोस्तों जहां पर प्रथम द्रष्टव्या ऐसे झूठ बोले गए हैं, अपनी जॉब को छुपा लिया गया है, अपनी अर्निंग को छुपा लिया गया है, अपनी आर्थिक स्थिति को महिला द्वारा छिपा लिया गया है, बैंक स्टेटमेंट को छुपा लिया गया है, अपनी एफडी को छुपा लिया गया है, या किसी संपत्ति को छुपा लिया गया है, तो उनके प्रूफ आपके पास है। तो ऐसे में फिर आपको 379 बीएनएसएस को पहले मूव करना चाहिए और उसको पहले डिसाइड करवा लेना चाहिए। तो इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि हमें कौन सा स्टेप कब लेना है। ये डिपेंड करता है कि आपका मामला क्या है, आपके मामले की परिस्थितियां क्या हैं, और उस परिस्थिति के हिसाब से आपको स्टेप लेने होंगे। तो यानी एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस हर एक के मामले में उपयोग नहीं हो सकती। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखकर चलते हैं तो आप कुछ भी चीज मिस नहीं करोगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आपको अपने केस की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो और लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस पर बाकी सब लोगों को भी अवेयरनेस मिले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार दोस्तों।